This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शुजात मुबारक प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ के साथ। नाज़रीन, आज है 14 अगस्त का दिन और सबसे पहले मैं आपको 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। वतन अज़ीज़ में हम सब आज 14 अगस्त की आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसी सिलसिले में हम आज का प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुए हैं। नाज़रीन, इकबाल ने खूब कहा कि उठा साकिया पर्दा इस राज से, लड़ा दे ममोले को शहबाज से। और यही शायद वो जज्बा था जिसको 14 अगस्त 1947 में हमारे नौजवानों ने, उस वक्त के नौजवानों ने इस जज्बे से सरशार होकर वतन अज़ीज़ को आज़ादी जैसी नेमत से माला माल किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज का नौजवान इस जज्बे से सरशार है और आज का नौजवान पाकिस्तान के बारे में क्या सोचता है? तो इसी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं अपने नौजवानों से और आइए मिलते हैं कुछ नौजवानों से और उनसे बातचीत करते हैं। जी बताइए कि पाकिस्तान जो 1947 में जो यूथ थी उन्होंने भी पाकिस्तान को एक जज्बे के तहत हासिल किया, तो आप क्या समझते हैं कि हमारी यूथ में ये जज्बा किस हद तक बरकरार है? हमारी यूथ जज्बा ये आज भी उसी हद तक बरकरार है। जब हम बाहर रोडों पे निकलते हैं तो अभी भी यहाँ के लोग जो हैं वो बड़े जोश से 14 अगस्त मनाते हैं, क्योंकि अब तक है जज्बा कायम और ये जज्बा काफ़ी हद तक कायम है। तो आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचते हैं एक नौजवान होने की हैसियत से? बस हमें और भी बेहतरी लानी है। मैं और मुझे से और भी बहुत सारे भाई हैं जो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और भी तरक्की करे और हम कोशिश कर रहे हैं। आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त के हवाले से नौजवानों का पाकिस्तान की तरक्की में क्या किरदार होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सर, होना तो ये चाहिए कि हमारे जो नौजवान हैं, यूथ जो हैं, उनको अपनी एजुकेशन की तरफ जो है बहुत ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। और जो इतनी टेक्नोलॉजी जो आ रही है, हम बिला वजह फेसबुक और दीगर चीज़ों पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमें चाहिए कि अपनी एजुकेशन और टेक्नोलॉजी की तरफ जो है फोकस रखें, अपने आईटी सेक्टर की तरफ रखें, इंजीनियरिंग सेक्टर हमारा है उसकी तरफ रखें फोकस। आप पैगाम क्या देना चाहेंगे नौजवानों को? बस पैगाम यही है कि फेसबुक और दीगर चक्रों से बाहर निकलें, एजुकेशन पे फोकस करें। जनाब, आप बताइए कि 14 अगस्त के दिन की मुनासबत से हमारी यूथ की या नौजवानों की क्या जिम्मेदारियाँ बनती हैं? 14 अगस्त के हवाले से सबसे पहले मैं अपनी पूरी कौम को और आप सबको जो है ना जश्न आज़ादी और 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ये अल्लाह ताला का हम पर बहुत एक करम है कि उन्होंने हमें एक आज़ाद मुल्क में आज़ाद हैसियत से रहने की एक तौफीक अता फरमाई है। और यूथ के हवाले से हमारा यही है कि आजकल जो है ना जिस तरीके की एक सियासत चल रही है कि हर कोई यूथ को अपनी तरफ घेरने के लिहाज से कोशिश कर रहे कि वो मेरी पार्टी में आ जाएगा, वो किसी भी पार्टी में चले जाए, तो बजाय उनको कि अपनी पार्टी में लाने के बजाय उनको मुल्क की तरफ तरक्की के लिए कोई ना कुछ ऐसे जो है ना उनको प्रोग्राम देने चाहिए ताकि मुल्क की तरक्की उससे हो सके। हर यूथ को चाहिए कि वो जो भी टैलेंट या कोई टेक्निकल काम सीखते हैं या एजुकेशन के हवाले से कुछ भी सीखना चाहते हैं तो वो उसको अपने हद तक ना। तो इसमें जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है या यूथ की बनती है? देखिए, मेरा कहना तो ये है कि अगर आपने यूथ या मुल्क को बदलना है तो सबसे पहले हमने खुद को बदलना होगा। हर चीज़ पैसा नहीं दिया। आजकल जो भी कोई सीखता है वो कहता है कि यार मैं पैसा कमा लूँ या मैं एजुकेशन सीख कर या टेक्निकल काम सीख कर उससे मैं पैसा कमाऊँ, तो पैसा हर चीज़ नहीं होती। आपको चाहिए कि आप जो भी सीख रहे हैं आप उसको आगे फॉरवर्ड करें। हमारे आने वाली नस्ल हमसे सीखेगी। ख़वातीन हज़रात, एक नहायती खुशकुन और खुश आइन बात यह है कि हमने अभी तक जितने भी नौजवानों से बात की नहायती मुस्बत बात थी। और जैसे इस नौजवान ने कहा कि ज़िम्मेदारी हुक्मरानों की नहीं है, ज़िम्मेदारी हमारी अपनी है, ज़िम्मेदारी हमारी यूथ की भी है। तो हमें बजाय इसके कि हम नारे मारें और पॉलिटिकल पार्टीज़ में जाने के बजाय हमें ख़ुद से अपने आप को बदलना होगा। तो आइए इसी तनाज़ुर में बात करते हैं किसी और नौजवान से। आप बताइए कि 14 अगस्त के हवाले से हमारा नौजवान जो कि एक हमारी आबादी का 2/3 से ज़्यादा पर मुश्तमिल है, तो वो नौजवान पहले तो ये बताइए कि उन नौजवानों की पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में क्या राय है, वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, और फिर उन नौजवानों की क्या जिम्मेदारियाँ बनती हैं कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बेहतर बनाया जा सके। असल में इसके अंदर ये है कि जो जैसा आपने जिक्र किया कि 2/3 हमारी आबादी जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। इसको हम 2 हिस्सों में जो है वो तक़सीम कर सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ है और कुछ ऐसे हैं जो नेगेटिव थिंकिंग की तरफ है।
जो पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ हैं वो हमारे मुल्क के अंदर मस्बत चीज़ें उनको जो है वो नोट कर रहे होते हैं, और वो ये उनका मतलब जो है वो इस तरीके से फीडबैक होता है मुल्क के हवाले से कि हमारा मुल्क किसी भी तरीके से जो है वो तरक्की करे, उसके अंदर अच्छी से अच्छी जो चीज़ें हैं उनको उजागर किया जाए, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं हमारी वो दुनिया के सामने लाई जाए। जो तो कितनी तादाद है ऐसे लोगों की, क्या आप समझते हैं? लाइक मेरा ताल्लुक चूँकि एजुकेशन के शोबे से है, और एजुकेशन में हायर एजुकेशन में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनकी तो काफ़ी पॉजिटिव सोच होती है मुल्क के हवाले से, लेकिन वो नौजवान जो कि हायर एजुकेशन की तरफ नहीं आते या तालीम से दूर हैं, उनके जहन में जो है वो काफ़ी मनफी बातें होती हैं मुल्क के हवाले से। तो ये चाहिए। तो आप ये समझते हैं कि हमारी तालीम जो है ये नौजवान को के जहन में एक मुस्बत किरदार अदा कर रही है, उसको पाकिस्तान के बारे में एक मुस्बत नज़रियात और ख्यालात जो है वो इनकलकेट करने का बायस बन रही है। क्या आप इस चीज़ से मुत्तफिक हैं? बिल्कुल, मैं इस चीज़ से इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे मुल्क की जो तालीम है और जो तालीमी इदारे हैं वो अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं नौजवानों की सोच को मुस्बत डायरेक्शन में ले जाने के लिए। और अगर इसी तरीके से हमारे मुल्क के अंदर तालीमी इदारे अपना किरदार अदा करते रहे तो जो बाकी मानदा नौजवान हैं जिनकी सोच मनफी है वो भी इंशाल्लाह जो है वो मस्बत सोच की तरफ अपने आप को तब्दील कर लेंगे। ठीक है, तो नाजरीन एक और हमने नौजवान से उनकी राय पूछी और वो ये कह रहे हैं कि हमारे तालीमी इदारे अगर बेहतर तरीके से किरदार अदा करें तो वो लोग जो कि पाकिस्तान के बारे में मनफी सोच रखते हैं उनको भी मुस्बत धारे में लाया जा सकता है, और वो जो कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की तबाही के लिए सोचते हैं उनको पाकिस्तान की तरक्की के लिए उनकी सोचने पर मजबूर किया जा सकता है, और बजाय इसके कि पाकिस्तान की तनज़ुली का बायस बने वो पाकिस्तान की तरक्की का बायस बन सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इसी सिलसिले में एक और नौजवान से। 14 अगस्त के दिन की मुनासबत से कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं और बिलखुसूस जो लड़कियां हैं उनकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है पाकिस्तान की तरक्की के लिए? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये बोलूँगी कि जिस तरह कायदा-ए-आज़म ने हमारा मोटो दिया यूनिटी फेथ डिसिप्लिन, हम उसको लेते हुए आगे चलें, और जितने भी यंगस्टर्स हैं इवन गर्ल्स या बॉयज़ ओवरऑल मैं सबको लूँगी, उनको चाहिए वो सबसे पहले ख़ुद मुल्क की तरक्की के लिए देखें कि मतलब क्या चीज़ हमें और मतलब आगे बढ़ना है, मज़ीद करना है हमें, और उसके बेटरमेंट के लिए क्या करना है। आप ये ना सोचो कि आप गर्ल हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सिर्फ घर पे रहना है, आप भी कुछ ना कुछ कर सकते हो। आप एक स्टेप उठाओ कि आपको किस तरह आगे फॉरवर्ड करना है आप अपने आप को लेकर, ताकि बाकी की जो गर्ल्स हैं वो मोटिवेट हों आपसे और वो आगे अपने मुल्क के लिए, अपनी कंट्री के लिए बड़े से बड़ा स्टेप उठाएं। आपको कोई भी तो इसमें आप जो है वो माशाल्लाह से एक हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि घर पे बैठी हुई हैं और वो उनकी कोई तालीम का कोई निज़ाम नहीं है, ना वो पढ़ना चाहती हैं। तो आज के दिन की मुनासबत से, आज़ादी के दिन के हवाले से आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको यही कहूँगी, इवन उनके पेरेंट्स से मैं ये कहूँगी कि आप प्लीज़ इस तरह मतलब नहीं करें, आप उनको आगे बढ़ने की वो करें कि वो लड़कियाँ भी आगे बढ़ें, ताकि दूसरी लड़कियाँ उनको देखकर मोटिवेट हों, वो कुछ आगे करने, क्योंकि उनकी भी हर किसी की विश होती है कि वो कुछ आगे करें, आगे बढ़ें। वो इस तरह वो रहेंगी तो डेफिनेटली वो कुछ कर नहीं पाएंगी। सही है, हर चीज़ वो आगे करें और देखें कि क्या है क्या नहीं है आगे। तो चले आपकी मैं दोस्त से बात करता हूँ। ख़वातीनो हज़रात, जो हमारी लड़कियां जो वतन अज़ीज़ की, ये भी माशाल्लाह से इनका जज्बा किसी आम नौजवान से कम नहीं है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप बताएं कि क्या जिम्मेदारियां हो सकती हैं? गर्ल्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये होगी क्योंकि वो पूरे ख़ानदान को आगे लेके चली होती हैं। अगर वही एजुकेटेड नहीं होंगी तो फिर हमारी नस्ल आगे कैसे एजुकेटेड होगी? बेसिकली हमें जो ग्रास लेवल है वही हमें एजुकेटेड करनी है। हमारी जो ख़वातीन हैं, घर में बैठी हुई लड़कियाँ हैं, पहले उन्हें एजुकेट करेंगे तो उनसे होने वाले जो हमारी नस्लें हैं वो एजुकेटेड होंगी। बेसिकली कहते हैं ना कि एक माँ जो है वो पूरे घर को लेके चलती है। जो माँ एजुकेटेड होगी तो फिर उसके बच्चे भी तमाम एजुकेटेड होंगे और वो फिर हमारे लिए जो है वो फ़ायदेमंद होंगे, हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा आगे हमारे लिए काम आते हैं। तो ख़वातीनो हज़रात, नेपोलियन ने कहा था कि आप मुझे एक बेहतरीन माँ दें, मैं आपको एक बेहतरीन माशरा दूंगा। तो आपने बहुत अच्छी बात की। तो आप ये बताइए कि पाकिस्तान में तो ख़वातीन को बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हमें आज़ादी के तकरीबन 69 साल हो चुके हैं, बल्कि पूरे हो चुके हैं। आप ये बताइए कि आज की जो ख़वातीन हैं और 1947 की ख़वातीन,
उनसे आज की ख़वातीन क्या सबक सीखती हैं? बेसिकली उनसे हमें सबसे पहले जो फातिमा जिन्ना थी, हमें उनसे सबक लेना चाहिए कि उन्होंने अपने भाई का साथ दिया और हमें ये मुल्क दिलाया। तो क्या आज हम अपने मुल्क के लिए कुछ कर नहीं सकते? अगर आज की ख़वातीन अपने जो मर्द हजरात हैं उनकी शाना बशाना चल सकती हैं तो हमारा मुल्क बहुत आगे तरक्की कर सकता है। जो मतलब 90% मैं कहती हूँ ख़वातीन पाकिस्तान की वो बिल्कुल भी मतलब एजुकेटेड नहीं है। 10% जो हैं वो एजुकेटेड हैं। मैं चाहती हूँ कि वो लोग आगे आएँ, अपने मुल्क कौम की खिदमत करेंगी तो हमें मुल्क कौम आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। सिर्फ एजुकेटेड जो एजुकेशन थी हमारी, उसके बिहाफ पर फातिमा जिन्ना ने कायद-ए-आज़म का साथ दिया। अगर वो एजुकेटेड नहीं होती तो फातिमा जिन्ना साथ नहीं दे पाती। बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने कि मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने कायद-ए-आज़म साहब का शाना बिशाना साथ दिया और वो पाकिस्तान बनने की जद्दोजहद में बिल्कुल भरपूर शामिल थी। तो इसी मैं एक बात आपकी दोस्त से करता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। जी बताइए आप। मैं अपनी फ्रेंड की बात को ही सेकंड करते हुए चलूँगी। जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ की ख़वातीन जो है, पाकिस्तान की ख़वातीन जो है वो आगे बढ़नी चाहिए। मेरी उनके पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि उनकी अपने बच्चों को आगे बढ़ने दें, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों को इतना नहीं दिया जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, और स्पेशली पेरेंट्स जो हैं वो यहाँ के डर से और खौफ से जो है वो अलाउ नहीं करती हैं अपनी बच्चियों को। तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान जो है वो अच्छा मुल्क है और हम इसको ही लेके चलेंगे तो ये आगे जाकर जो है बेहतर की तरफ जाएगा। और बस उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मैं कि वो अपनी बच्चियों को अलाउ करें कि वो आगे पढ़ें, आगे जॉब करें। अब तो हर लड़की जो है वो मर्द के शाना बशाना खड़ा होना चाहती है। बहुत अच्छी बात की। नाज़रीन, यहाँ पे जब हमने अपने नौजवानों से बात की तो एक चीज़ जिसका हमें बहुत ही खुशदिली और बड़ी खुशी से उसका एहसास हुआ कि पहली बात ये कि जितने भी नौजवान थे उनमें से कोई भी नाउम्मीद और मायूस नहीं है। सारे नौजवान पाकिस्तान के अज़ीमुश्शान और शानदार मुस्तकबिल के बारे में बहुत अच्छी उम्मीद रखते हैं। उसके साथ साथ नौजवानों ने ये कहा, बिलखुसूस ख़वातीन ने ये कहा कि हमारी जो ख़वातीन घर पे बैठी हुई हैं जो कि तालीम हासिल नहीं कर रही, उनको तालीम के मैदान में आगे आना चाहिए, वो मर्दों के शाना बिशाना काम करें। इसमें हमारी जो तालिब इल्म थी, इन्होंने मिसाल दी मोहतरमा फातिमा जिन्ना की कि उन्होंने भी हमारे बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ शाना बशाना काम किया और इस वतन के उसूल में भरपूर अपना किरदार अदा किया। तो इसी पैगाम के साथ कि हमारी जो ख़वातीन घर पे बैठी हैं वो भी इस मुल्क की तरक्की में साथ दें और हमारे नौजवान जो कि 2/3 इस मुल्क की अक्सरियत पर जो मुश्तमिल है, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो भी इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। मेरा इसी पैगाम के साथ यहाँ पे एक ब्रेक लूँगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनका मैं तारुफ़ करवाऊँगा ब्रेक के बाद। सो ख़वातीन व हज़रात, देते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। हमें वॉइस ऑफ यूथ में ज्वाइन किया है मोहतरमा आलिया सारम साहिबा ने। मैं आपका ज़रा तफसील से इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ कि आप सारम बर्नी ट्रस्ट की वाइस चेयरपर्सन है और सोशल एक्टिविस्ट है माशाल्लाह, और शेल्टर होम नामी एक स्कीम चला रही है जो कि बड़ी कामयाबी से बहुत सारे बेसहारा लोगों को मदद फ्राहम कर रही हैं। तो आपके साथ हमारी 2 यूथ के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हैं, जिसमें शाइस्ता सलीम है, नेशनल डिबेटर हैं माशाल्लाह, बहुत सारी डिबेट्स जीत चुकी हैं, बहुत सारी जो है इन्होंने लूज़ भी की हैं, लेकिन इनका हौसला हमेशा बुलंद रहता है। उसके साथ रहील अख्तर हैं, ये पहले नेशनल डिबेटर थे, बहुत सारी डिबेट्स इन्होंने भी जीती और अब माशाल्लाह से डिबेट ट्रेनर हैं। तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करता हूँ क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा यूथ के साथ भी इंटरेक्ट किया और आप यूथ के फलाही हवालों से काम भी कर रही हैं। तो आप ये बताइए कि हमारी यूथ क्या अपनी ज़िम्मेदारियों से अवेयर है कि किस तरह से पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उनको क्या करना चाहिए? क्या उनको पता है या वो अभी तक उस ख्वाब खरगोश में सोए हुए हैं जो कि जिसकी कोशिश 14 अगस्त 1947 में हमारे आबा अजदाद ने की थी कि हमें वो जगाएं किसी तरीके से? हमारी यूथ तो बहुत प्यारी है और मुझे इससे बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन मुझे दुख से ये कहना पड़ता है कि हमने जो बीच में 80s के बाद का ख़ास तौर पे 70s के बाद एक डाउनफॉल हमारे यहाँ एक स्टार्ट हुआ, जो आज तक हम दोबारा हमारी कमर सीधी नहीं हुई।
तो हमने अपनी यूथ को वो बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई जो इनके इल्म में होनी चाहिए थी। लेकिन यूथ हमारी बहुत स्मार्ट इसलिए है कि जो इस वक्त अब जदीद चीज़ें इनके हाथ में हैं, नेट की सूरत में ये पूरी दुनिया को देख रहे हैं और इनके पास वो बहुत सारी अवेयरनेस जो हमने नहीं भी दी वो दुनिया ने इन्हें दे दी है। हम अपने जो यूथ के नुमाइंदे इनसे पूछते हैं कि क्या हमें तालीम के साथ तरबियत भी दी जा रही है। जी शाइस्ता, आप बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा है और मैं समझती हूँ कि जो हमारी यूथ है मुस्तमैल, हमें बहुत जोश जज्बा जद्दोजहद हम कर सकते हैं। बस सारा मसला कभी कभी ये आ जाता है कि हम जो है वो कभी कभार जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई भी नाखुशगवार वाक़या मुल्क में आता है, तो अक्सर जो हम जो यूथ है वो थोड़ा वो इल्ज़ाम दे देती है, मायूस हो जाती है। इल्ज़ाम कभी वो हुकूमत को दे रहे होते हैं, कभी बैरूनी ताकतों को दे रहे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए क्योंकि हर फर्द जो है वो इस मिल्लत का जो है, इस धरती का जो है वो जिम्मेदार है। रहील, मैं आपसे पूछता हूँ कि शाइस्ता ये कह रही है कि हमें तालीम के साथ तरबियत भी दी जा रही है, लेकिन कुछ किसी हद तक जो स्टैटिस्टिक्स है वो ये कहती है कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है ये हमारे नौजवान को गाइड करने में फ़ेल हो चुका है। तो आप क्योंकि तालीम के शोबे से वाबस्ता भी हैं, आप लोगों को ट्रेन भी करते हैं, तो आप ये बताइए कि जो हमारा तालीमी निज़ाम है क्या ये वाकई सिर्फ तालीम ही देता है, ये सिर्फ नॉलेज ही देता है या तरबियत भी है इसमें? सर आपने खुद ही सपोर्ट किया अपनी बात को कि फैक्ट्स जो हैं वो कुछ डिफरेंट स्टोरी बता रहे हैं। तो वो फैक्ट्स किसी हद तक सही हैं कि हम किताबी तालीम तो बहुत अच्छी दे देते हैं अपने तालिब इल्मों को और उनको एक ऐसी दुनिया दिखा देते हैं प्रैक्टिकल लाइफ की जो एग्जिस्ट नहीं करती कॉलेज यूनिवर्सिटी से बाहर। तो जब वो उस दुनिया में जाते हैं तो वो बिल्कुल ही एक अनोखी दुनिया पाते हैं, तो ज़ाहिर उसके लिए वो तैयार नहीं होते। तो किताबी तालीम तो ज़रूर मिल रही है जामियात में, एक ख्वाब की दुनिया है, एक ख्वाब की दुनिया, एक आइडियलिस्टिक अप्रोच बना दी जाती है, लेकिन जब वो एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो ज़ाहिर है उसके लिए उस तरह से तैयार नहीं होते। तो प्रैक्टिकलिटी की जहाँ तक बात है प्रोफेशनल दुनिया के लिए तैयार होने की, तो वो तरबियत का फुकदान है किसी हद तक। तो आप इस बात ये कह रहे हैं कि तरबियत का किसी हद तक फुकदान है, इसका हमें इदराक तो हो गया लेकिन इसके लिए हमें कुछ अमली इक़दाम भी करने होंगे। तो मैं आपसे पूछता हूँ मैडम कि आप ये बताइए कि क्या अमली इक़दाम हो सकते हैं जो कि जिससे हमारी तालीम के साथ तरबियत भी हम अपने नौजवानों को दे सकें और जिस रूह और जिस बेसिक मकसद के तहत ये वतन बना था वो हम उस मकसद को अचीव कर सकें। हम बात कर रहे थे, हम यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंच गए कि वहाँ तरबियत का फुकदान है। तरबियत शुरू होती है माँ की गोद से, तरबियत शुरू होती है बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले, बस जब उसका वजूद जन्म लेना शुरू करता है तब से तरबियत शुरू होती है। आप जूइश देखिए, जूइश लोग वो हैं जिनके बच्चे और जिनकी एज अ नेशन वो बहुत इंटेलिजेंट माने जाते हैं। तो वो इंटेलिजेंट जब सिर्फ अभी जान पड़ती है उस इंसान की, तो वो उस वक्त से उसको मैथ्स और इस तरह के माँ को वो सारी चीज़ें करवा रहे होते हैं जब बच्चा दुनिया में नहीं आया होता। और जब वो पैदा होता है तो पैदा होने से 9 महीने पहले उसने वो सारी तरबियत ली हुई होती है, वो पहले से तरबियत लेके इस दुनिया में आता है। और हमारे यहाँ कौन से इश्यूज़ हैं? हमारे यहाँ इश्यूज़ ये हैं कि माँ को बहुत टफ टाइम दिया जा रहा होता है। हम आज तक वही घरेलू झगड़ों में, उन सारी एक्टिविटीज़ में फंसे हुए हैं जिसको कहना चाहिए, जिनका कोई बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा होता। तो हमें यूनिवर्सिटी लेवल तक जाने से पहले इस तरफ भी आना पड़ेगा कि क्या वो माँ जो एक बच्चे को जन्म देती है, उसको परवरिश पाती है, क्या हमने उस माँ को रिलैक्स रखा हुआ है? क्या हमने उस माँ को स्पेस दी भी है? क्या उसके पास हमने ये इजाज़त दी है कि वो तरीके से एक खुले अंदाज में वो अपने बच्चे को परवान चढ़ा सके? जब हमने उसको जंजीरों में जकड़ दिया, जब हमने उसको खामा के झगड़ों में, बातों में, मसले मसाइल में उलझा दिया, तो यकीनन वो बच्चे को वो वाला टाइम, वो वाला जहनी सुकून नहीं दे पाती। तो तरबियत में फुकदान वहाँ से शुरू होना हो जाता है। एक चीखती हुई माँ अपने बच्चे को कभी भी नहीं कह सकती कि तुम न चीख। तो एक चीखता हुआ बाप जिसके पास घर आने के बाद बिजली, पानी, गैस नहीं होगा, बच्चे के देने की फीस नहीं होगी, वो जिस तरह की फ्रस्ट्रेशन दिखाएगा वो बच्चे में आ जाएगी। तो इसमें कितने परसेंट आप के ख्याल में कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो कि इसी हालात से गुजरते हैं? मेरे ख्याल में तो 99% ऐसे ही हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान में गुर्बत का जो हाल है, और जो मैं बिल्कुल मेन चीज़ें बता रही हूँ, हमारी ज़िंदगी की खुशी क्या है? लाइट चली गई, लाइट चली गई, हम दुखी होकर बैठ गए, सारी एक्टिविटीज़ खत्म हो गई। लाइट आ गई, ऐसे लगा ईद आ गई, और वो ईद कुछ ही देर को होगी, वो फिर दोबारा चली जाएगी। तो ऐसा, तो इस तरह के निज़ाम में आप बात करें तरबियत की, जहाँ आपके पास पेट भर रोटी ना हो, पेट भर क्या आधा पेट रोटी ना हो, आपके पास पानी ना आ रहा हो, सर्दियों में गैस ना आ रही हो, फिर वहाँ तरबियत में मसाइल होते हैं। लेकिन मैं उसमें हमेशा ये कहूँगी कि माँ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वो एक स्पंज की तरह तकालीफ को एब्जॉर्ब कर ले, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो अपनी अगली नस्ल है उस तक वही पैगाम पहुँचाए जो उसके लिए अच्छा है। ये मुश्किल भी है, कई जगहों पे नामुमकिन भी है, लेकिन क्या करें, इन्हीं वसाइल और इन्हीं मसाइल के साथ हमने ज़िंदगी गुजारनी है। देखें, आज हमारा आज़ादी का एक और साल गुजर गया, तो चलें आज से ही हम अहद कर लें
कि हम अपनी माँओं को सताना छोड़ दें। आप यही कहना चाह रहे हैं? तो चले, ये माँ हमारी जो, जैसे ये दोनों यूथ बैठे हैं, इनसे पूछते हैं कि आप अपनी माँओं को किस हद तक सताते हैं, और ये जो बात कर रही हैं आलिया साहिबा, इसका आपकी तरबियत पर या हमारी जो यूथ है उसकी तरबियत तक किस हद तक उस पर असर पड़ता है, या आप इसके बारे में क्या महसूस करते हैं? तो शाइस्ता आप बताइए कि जैसे एक तो जैसे इन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी की एक तो तरबियत अलग है, उससे पहले एक स्कूल हो गया, और स्कूल से भी पहले एक माँ की गोद है। तो किस हद तक आप समझती हैं कि हमारी यूथ उस माँ की गोद से निकल के जो स्कूल है उसमें तरबियत को हासिल कर पाती है, वो इन चीज़ों को समझ पाती है? देखें, इस हवाले से बात करूँगी तो मैं बच्चों से लेकर चलूँगी कि वाकई में अपनी मदर्स को हम तंग करते हैं। जब 14 अगस्त आ रही होती है, हमारी सब बच्चों की ज़िद होती है कि हम बाइक पे झंडा भी लगाएंगे, ठीक है। इसके अलावा नहीं छोटे बच्चों से लेकर चल रही हूँ, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा आपने देखा होगा जितनी भी इमारत हैं उन पे झंडे लगे होते हैं, तो ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि बेशक फ्रस्ट्रेशन है, लाइट का मसला, बिजली जो भी है, लेकिन इसके अलावा हमारे अंदर जो जज्बा है वो अभी भी है बरकरार, और ये एक उम्मीद है कि हमारे अंदर जज्बा है, चाहे क्रिकेट का मैदान हो, चाहे जंग का मैदान हो, जो भी मैदान हो, जब हम पे कोई मुसीबत आती है हम एक हो जाते हैं, उस वक्त हम सब भूल जाते हैं, ज़ात पात के मसले सब भूल जाते हैं। तो ये एक है उम्मीद है कि हम अपनी यूथ, हम जो आई जो यूथ है उसमें इतना जज्बा है कि वो सारे पाकिस्तान के मसाइल को हल कर सकती है। तो हमें पॉजिटिव रहना होगा, और माँ जाहिर बात है घर से तरबियत होती है, लेकिन जब इतनी फ्रस्ट्रेशन होगी तो जाहिर सी बात है घर का माहौल जो होगा वो बच्चे की तरबियत में आता है। अच्छा चले, अब भी बात, क्योंकि आज़ादी का दिन है और हम आज़ादी के बारे में और 14 अगस्त के बारे में बात कर रहे हैं, तो रही मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या ज़िम्मेदारियाँ होंगी हमारी यूथ की, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो गुज़र गया वो गुज़र गया माजी में, अब हमें आगे सोचना है। 69 ईयर्स तो हो गए, अब और हम कितना आगे जाएंगे, तो आज से ही, आज के दिन के हवाले से ही हमें ज़िम्मेदारियों का कुछ तयन करना हो। तो आप बताइए कि यूथ की क्या ज़िम्मेदारियाँ हो सकती हैं जिसको वो निभाते हुए अपने मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कर सकते हैं? सर, इन सारे मसले मसाइल और जो भी परेशानियाँ, फ्रस्ट्रेशन के बावजूद इकबाल ने कई साल पहले ये बात कही थी, आज़ादी से भी पहले, कि नहीं नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी दरखेज़ है साथी। तो इन्हीं हालात में रहते हुए हमने देखा कि नौजवान, वो नौजवान ही थे जिन्होंने उठे और पाकिस्तान के बिज़नेस का इकोसिस्टम उन्होंने चेंज किया। एक स्टार्टअप कम्युनिटी बिल्ड हुई पाकिस्तान के अंदर, और जो इससे पहले सोच नहीं सकते थे कि पाकिस्तान में विदाउट कैपिटल या बगैर किसी सीड इन्वेस्टमेंट के पाकिस्तान में बिजनेस शुरू हो सकता है, वो अब हो रहा है। तो वो नौजवान ही हैं जिन्होंने इस चीज़ को इनिशिएट किया। हम तालीम और तरबियत की अगर बात करें तो वो नौजवान ही हैं जिन्होंने सड़क किनारे स्कूल बनाए, जिन्होंने चैरिटेबल स्कूल्स बनाना शुरू किए। खुद वो भी तालीम हासिल कर रहे हैं, A लेवल के स्टूडेंट्स हैं, O लेवल के स्टूडेंट्स हैं, या खुद कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसके साथ ही साथ फुटपाथ पे स्कूल बनाए, लोगों से जगह मांगी, वह स्कूल बनाया और वहाँ उन बच्चों को तालीम देना शुरू की जो तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये वो नौजवान ही है जो, अगर हम जश्न आज़ादी की आज बात करते हैं तो मेरा ख्याल है जश्न आज़ादी की स्पिरिट उस वक्त तक नहीं मिल पाती जब तक कि जो हमने माँ की तरबियत की बात की, या अब तरबियत का ये निज़ाम है कि वो माँ की गोद से तो शुरू होती है, लेकिन अब बच्चे के पास माँ से पहले वो मोबाइल फ़ोन और टैबलेट आ जाता है तरबियत के लिए, जिसकी तरबियत कर रहा होता है। वो इकबाल का शाहीन जो है, वो आजकल जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि इकबाल का शाहीन अब सिर्फ सोशल मीडिया पे एक्टिव होता है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में सर आप ये देखेंगे उसी है। नौजवान ने सोशल मीडिया को भी इतना पॉजिटिवली इस्तेमाल करना शुरू किया है कि आज का जो मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो सोशल मीडिया को फॉलो करता है। बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं बताना चाह रहा होता, लेकिन वो किसी न किसी नौजवान के मोबाइल फोन से बनी वीडियो के थ्रू आप तक वो सच्चाई पहुंच चुकी होती है। तो ये बड़ा एक मुस्बत चीज़ है कि हमारा जो नौजवान है कि सोशल मीडिया को एक पॉजिटिव तरीके से लेके पॉजिटिव यूज। और आप इसको देखिए, जितने हम जो बिजनेसेस की बात कर रहे हैं, जो इकोनॉमी बिल्ड करने की बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जो नौजवान इसमें बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं अपना, उसी सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो ठीक है, जो चीज़ें पहले अफोर्ड नहीं हो सकती थी वो अब एक फेसबुक पेज के थ्रू, या जो आप वेबसाइट का खर्चा नहीं उठा सकते तो फेसबुक पेज के थ्रू अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं। तो वो सोशल मीडिया जिसको एक कर्ज कहा जाता है कुछ जगहों पे, वो नौजवान उसी सोशल मीडिया को पॉजिटिवली इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी में, पाकिस्तान को बिल्ड करने में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि सच्चाई को सामने लाने में। और आपकी इसी बात को, जहाँ पे नौजवान की बात क्यों कर रहे हैं, जाहिर है कि जहाँ पे नौजवान की बात आएगी, पाकिस्तान की बात आएगी और आज़ादी की बात आएगी, तो जाहिर है कि हम अल्लामा इकबाल को तो भूल नहीं सकते। तो वो इकबाल का शाहीन, उसके बारे में अल्लामा इकबाल ने एक खुदी का और जज्बे का एक तस्वर दिया। तो आज हम क्योंकि ये आज़ादी का दिन है, तो हमें एक ऑप्टिमिस्ट होने के साथ साथ हमें रिव्यू भी करना है कि हम किस लेवल पर हैं, क्या हम जो इकबाल ने सोचा था वो हम पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि वो जो अल्लामा इकबाल का एक तस्वर था नौजवान का, वो शाहीन और वो खुदी और वो जज्बा, वो झपटना पलटना और फिर पलट के झपटना, तो
तो क्या आप समझती हैं कि हमारे नौजवानों में वो जज्बा और वो उम्मीद और वो खुद ही मौजूद है? कई दफ़ा मुझे नज़र आती है। मैं तो नाउम्मीद होती नहीं, मेरी पर्सनालिटी भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक है और अपनी यूथ में तो मैं ये चीज़ें देखती हूँ। लेकिन मेरा दिल ये चाहता है कि मेरी मिल्लत का हर बच्चा वो इकबाल की खुदी को समझे। खुदी एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपको आगे लेकर जाती है। उसमें मैं यही समझती हूँ कि जो न्यूज़ या जो चीज़ें बच्चों तक पहुँचती हैं, या वो पॉजिटिव वे में पहुँचे या वो फिल्टर होके पहुँचे। हर उम्र का अपना एक तकाजा होता है। ज़रूरत से ज़्यादा वक्त से पहले आप कोई भी चीज़ किसी को दें, चाहे वो इल्म ही क्यों ना हो, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता सामने वाला। तो हम कभी कभी इसमें बदलिहाजी कर जाते हैं, हम यूथ को उस हद तक ले जाते हैं जिस हद तक वो समझने की सलाहियत नहीं रखते। ये मैं ज़रूर जानती हूँ कि ये एक बीच का फेज़ है। ये जिस वक्त हम कवर कर लेंगे तो ये चीज़ हमारे लिए उतनी तकलीफदेह नहीं रहेगी, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफदेह। जैसे नेट एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब मैं ये देखती हूँ कि हमारे यहाँ नाइट पैकेजेस खुल जाते हैं और हमारी यूथ पूरी रात अपना टाइम अगर ज़ाया कर देती है, सब नहीं करती लेकिन जो ज़ाया कर देती है। मैं आपकी बात में इसी में ऐड कर दूं कि एक सर्वे में ये कहा गया कि पाकिस्तान का एक सर्वे था जिसमें 5000 नौजवानों को देखा गया। उसमें ये बताया गया कि जो प्रोडक्टिविटी लॉस है ड्यू टू नाइट पैकेजेस और इंटरनेट के यूज़ करने से वो 33% है जी। जो तो बिल्कुल आप अपनी बात को जारी रखिएगा। मैंने आप ही की बात को ज़रा और तो फिर यूथ कम गलत है, हमारी गवर्नमेंट ज़्यादा गलत है। उसकी नज़रों से ये चीज़ें कैसे चूक जाती हैं, क्यों नहीं उन्हें नज़र आती? अगर आज 14 अगस्त की भी हम बात करते हैं तो सिर्फ दिन मनाने से कुछ नहीं होता। दिन ज़रूर मनाइए, लेकिन हर दिन जो आप मनाते हैं उस दिन के साथ एक मैसेज अपने दिल को दे दीजिए कि आज के दिन का ये मैसेज है, ये छोटी सी पॉजिटिव तब्दीली दूसरों में नहीं, मैंने अपने अंदर पैदा करनी है। चाहे मदर्स डे मनाइए, चाहे फादर्स डे मनाइए, चाहे इंडिपेंडेंस डे मनाइए, ये दिन तजदीद वफा के दिन होते हैं। अब किससे आपने तजदीद वफा करनी है ये आपने सोचना है, और पैगाम ज़रूर दीजिए, लेकिन पैगाम देते हुए ये ज़रूर सोचिएगा कि उस पैगाम पे हमने खुद कितना इम्प्लीमेंटेशन हमने की है, जो बेहद ज़रूरी है। लेकिन यूथ हमारी बहुत प्यारी है, मुझे उम्मीद है कि इस आज के दिन भी वो कुछ ना कुछ अपने लिए अच्छा सोचेगी और इंशाल्लाह कुछ अच्छा करेगी। आपने बहुत एक अच्छा कुछ लफ्ज़ यूज़ किया, तजदीद वफा। तो हम अपनी इस यूथ से पूछते हैं कि क्या आप तजदीद वफा से भी इससे वाकिफ़ है या नहीं, जो वतन की तजदीद वफा है, और अगर है तो क्या आप समझते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस वफा के तकाज़ों को निभाने के लिए? बिल्कुल, देखिए ये जो दिन होता है, हम इस दिन तो अपने जज्बे का इजहार करते हैं, वतन से मोहब्बत का इजहार करते हैं। इस दिन हमें अपने आप से प्रॉमिस करना चाहिए कि जिस तरीके से हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, हम हर दिन अगर सेलिब्रेट करें, हम हर दिन इस अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करें, वफ़ा का इजहार करें, तो वो मसले मसाइल फिर हमारे वतन में आएंगे ही नहीं। तो सिर्फ इस दिन के लिए नहीं, आप सिर्फ इस दिन के लिए से ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ झंडे लेके आप बाहर घूमें या फिर वतन से मोहब्बत का इजहार करें। आप रोज़ाना हर दिन आपका वतन है, आप इसके लिए आपकी बात कि हमें एक ही दिन नहीं, जैसे मोहतरमा आलिया सारिम साहिबा ने भी कहा कि हमें हर रोज़ उसी तरह से जीना होगा जैसे 14 अगस्त है, और हर रोज़ हमें तजदीद वफा करनी होगी। नाज़रीन, इसी मैसेज के साथ हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे नौजवानों के किरदार की और नौजवानों की ज़िम्मेदारियों की और तजदीद वफा की। तो हमारी, जैसे हमने पहले ये डिस्कस किया कि जी 66% नौजवान हमारे मुल्क जो हमारा मुल्क है उसमें 66% यूथ है, और ये यूथ यहाँ पे हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, वहाँ पे ये यूथ थ्रेट भी हो सकती है। अगर इस यूथ को हम एक मुस्बत सिम्त में या मुस्बत डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो जाहिर है कि ये मुल्क तरक्की करता चला जाएगा, और अगर हम इसको नेगेटिव साइड पे लेके जाएंगे तो उसके हो सकता है कि ये जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं ये इसी की ही वजह हो। तो इसी पे ही मैं अभी अपने जो नौजवान हैं उनसे बात करूंगा, जो हमारे यूथ के नुमाइंदे हैं, कि क्या ये जो हमारा जो सिक्योरिटी थ्रेट है, जो कि सुसाइड बॉम्बिंग है, आज के दिन हमें इस तरह की चीज़ों से गुरेज करना चाहिए, लेकिन हकीकत है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किस हद तक हमारा यूथ का इसके साथ लिंक है, क्योंकि ये कहा जाता है कि मिसलीड यूथ इज़ गोइंग टुवर्ड दिस टेररिज्म। तो क्या ये फ्रेज़ सही है? जी बिल्कुल सही है। देखें, जैसे इन्हीं की बात को मैं सेकंड करूँगी कि वक्त से पहले जब अवेयरनेस आ जाती है या फिर हम चीज़ों को इस तरह नेगेटिव जब हम स्प्रेड करेंगे, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल भी है। तो जाहिर सी बात है मीडिया का नेगेटिव थोड़ा प्ले करता है, पॉजिटिव भी है, लेकिन देखिए जब
किसी भी न्यूज़ को आप इस हद तक इसको स्प्रेड करेंगे कि जी, यूथ, बिल्कुल। मैंने आपको बताया था कि यूथ एक जज्बा रखती है, ठीक है। तो जब उसको वो पिक करती है, उसके अंदर थोड़े से नेगेटिव व्यू आते हैं, वो उस चीज़ को थोड़ा सा वो फिर ज़ाहिर सी बात है सुसाइड बॉम्बिंग और ये सब इसी के ही कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि ज़ाहिर सी बात है यूथ इस चीज़ को अवेयर तो कर रही है, लेकिन वो बात है वक्त से पहले जब उनमें ये सब अवेयरनेस आती है तो वो इस चीज़ का किस तरीके से फ्रस्ट्रेशन निकाले, तो वो इस तरह से फिर सुसाइड बॉम्बिंग और जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो ज़ाहिर सी बात है कंट्री में। लेकिन हमें तो पैगाम मिला था कि मोहब्बत अमन है और अमन का है नाम पाकिस्तान। तो राहील, ये जो पैगाम है क्या हम इसे भूल गए? आज 14 अगस्त के दिन आप क्या करेंगे? भूले तो नहीं है, लेकिन हाँ शायद किसी हद तक जैसे मैंने कहा मिसलीड हो गए। और इसमें मिसलीडिंग से भी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जो किरदार है वो तालीम के फुकदान का है। तालीम आती है तो शऊर आता है, शऊर आता है तो आप ये समझ सकते हैं कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। सही गलत का फ़र्क आप शऊर आने के बाद ही पहचान सकते हैं। तो जाहिर है वो तालीम होगी तो वो शऊर होगा, वो शऊर होगा तो आप पहचान सकते हैं कि जी आप काम जो कर रहे हैं वो क्या सही है गलत है। सेकेंडली तजदीद अहद की आपने बात की। तजदीद अहद बहुत बड़ा और बड़ा भारी वर्ड एक लफ्ज़ है कि जी तजदीद अहद करें तो कैसे करें, क्या करें। तो मैं समझता हूँ नौजवान हम लोग जैसे हम डिबेट्स करते थे तो उसमें बड़ी बड़ी बातें हम किया करते थे तकरीरों में अपनी। अमूमन रियलाइज़ ये हुआ कि बड़ी बातें करना बड़ा आसान होता है, लेकिन वो जाहिर है वो काम करना इतना मुमकिनात में से नहीं होता कि आप वो सारे काम नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है आज का मैसेज 14 अगस्त का ये हो सकता है कि जी आप बहुत बड़ा काम एम ना करें, आप छोटे छोटे काम एम करें। फॉर एग्जाम्पल हम जब इंटरमीडिएट के फॉर्म भर रहे होते हैं तो उसके पीछे एक अहदनामा होता है कि आपने 2 बच्चों को खानदा बनाना है, आपने 2 बच्चों को तालीम इस काबिल बनाना है कि वो लिख पढ़ सके। अगर हम उस पर अमल करना शुरू कर दें, हकीकतन वो अहदनामा हम झूठा ना पड़े, तो ये बड़ा छोटा सा एक अमल होगा जिसके बाद हम तालीम का जो एक कहते हैं कि जो फुकदान जिसकी वजह से नौजवान मिसलीड हो रहा है और वो जाके अपने उस शऊर की कमी की बिना पर जो सुसाइड बॉम्बर बन जाता है या दहशतगर्दी का में एक आलाकार बनता है। तो अगर एक नौजवान 2 बच्चों को तालीम देना शुरू करेगा तो शायद वो फ़र्क किसी हद तक कम हो सकता है। तो ये छोटे छोटे अवामिल हैं जिनको आपने देखा कि एक चीज़ एक रशिया से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ और वो पाकिस्तान में आया तो दीवार मेहरबानी बन गया और उसको निषेध करने वाले नौजवान थे। कराची की दीवारों को जब गंदा पाया तो उन पर रंगो रोगन करने वाले नौजवान थे। जब कराची में गंदगी हद से बढ़ गई तो उस कचरे को अपने हाथ से उठाने वाले नौजवान थे। कुछ अर्से से पहले की बात है जब कराची का ट्रैफिक का निज़ाम बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ तो आईओन कराची की एक मुहिम शुरू हुई, उसमें सड़कों पर खड़े होकर धूप में ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले नौजवान थे। तो आप जो जिस तरह मैम ने बात की कि नौजवान को सिर्फ एक चैनल देने की ज़रूरत है, वो जज्बा, वो हिम्मत, उनके सब कुछ मौजूद है और वो किसी भी बड़ी से बड़ी आप उसको बगावत कह लें या आप उसको पॉजिटिव एक्टिविटी कह लें, वो करने को तैयार होते हैं उनमें वो। लेकिन इसमें एक आप जो बात है वो जज्बा हिम्मत तो है, लेकिन वो सब वो पेशेंस जिसको हम कहते हैं वो बर्दाश्त हमारे नौजवान में उनके रवैयों में वो नज़र नहीं आती। जो मैंने जैसे कहा कि हम तो ये सुनते थे कि मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम है पाकिस्तान। हम तो ये देखते हैं कि थोड़ा सा कोई अगर गड़बड़ हो जाए, गाड़ी टच कर जाए तो वो दस्ते गिरोबां हो जाते हैं और लड़ाई झगड़े यूनिवर्सिटीज़ में और आपके ट्रैफिक के निज़ाम में, हॉस्पिटल्स में, हर तरफ नौजवान लड़ता और गुत्था नज़र आता है। इसकी क्या वजह है? क्या ऐसा है या ये रॉन्ग परसेप्शन दी जाती है? मेरे भाई आखिर तक जवानों से प्यार ही करती रहूंगी मैं तो। जी। जो हालात हमने अपने जवान को यहाँ दिए हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज लेने के बाद वो जवान जो देखता है कि माँ बाप अपना आधा पेट काट के मुझे पालते हैं, मुझे तालीम देते हैं, तरबियत देते हैं, और जब वो डिग्री हाथ में आती है और वो मार्केट में लेके निकलता है, उस डिग्री की वो वैल्यू नहीं होती जो होनी चाहिए। तो अगर ये वाली तकलीफ ये सिर्फ पाकिस्तानी कौम है जो इतनी तकलीफें बर्दाश्त करके जिंदा भी है, हंसती भी है, मुस्कुराती भी है, और तकलीफ के लम्हे में जिस तरह से एक होती है ना, दुनिया खौफ खाती है। हमारे दुनिया ना पाकिस्तानी कौम को समझ नहीं पाती। हम पर हाथ डालते हुए भी ये लोग इसलिए घबराते हैं कि इन्हें अंदाजा है कि हम खुशी में भले अलग अलग हों, दुख में जिस अंदाज में हम एक होते हैं ना, फिर हम किसी की नहीं सुनते। और ये जो आप कह रहे हैं ना दस्तो गरेबा, बिल्कुल मैं मानती हूँ, 100% मानती हूँ कि हम रोड पे भी हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं, लेकिन जिस वक्त मुसीबत का वक्त आता है हम अपने मुंह का नुआला भी दूसरे को देते हैं। ये वो कौम है कि अगर 2 लोगों का दम निकल रहा होता है तो एक बंदा कहता है उसको पानी पिला दो, वो कहता है इसको पानी पिला दो। हमारे नौजवान अवेयर होना शुरू हो गए और जब अगर इनमें अवेयरनेस आ गई तो ये एक अपॉर्चुनिटी बॉम्ब है, जो कि अगर ये एक्सप्लोड हो गया तो पाकिस्तान में हर तरफ अपॉर्चुनिटी, खुशहाली और तरक्की होगी। अब वो सिर्फ अपनी उस अवेयरनेस को चैनलाइज कर रहे हैं कि उसको कैसे उन्हें बेटर एक्शन कर दिया जाए, और चाहे वो गाइडेंस ना भी मिल रही हो, अब वो ये एक ऐसा जिस तरह पानी किसी मैदान में अगर आप छोड़ दें अपना रास्ता वो खुद बनाता है। तो ये बिल्कुल नौजवानों का जज्बा और नौजवानों की हिम्मत है, वो बिल्कुल उसी तरह है कि वो बहते हुए पानी की तरह है जो अपना रास्ता इंशाल्लाह खुद ही खुले मैदान में डालेंगे। बिल्कुल आपने जैसे बात की पाकिस्तान के नौजवान की जज्बे की और इसके सोशल मीडिया में और अब पानी की तरह रास्ता बनाने की, एक और मैं आपके साथ स्टैटिस्टिक्स शेयर कर दूं कि इनोवेशन के हवाले से पाकिस्तान दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है।
तो जैसे आपने भी बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स दी, मैंने भी कुछ इसमें शेयर की, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं, इतने सारे हमारे पास ये जो नौजवान मौजूद हैं, तो वजह क्या है? मैं गवर्नमेंट के हवाले से बात कर रहा हूँ कि क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए कि ये जो अपॉर्चुनिटी का एक सैलाब है इसको हम पर्टिकुलर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर के चलें। गवर्नमेंट अपने आप से आगे निकल कर तो देखे, उसकी नाक के नीचे क्या हो रहा है उसको क्यों नहीं पता चलता, या उसको सब कुछ पता होता है वो उसका नोटिस लेना नहीं चाह रही होती। गवर्नमेंट की जिस वक्त हम बात करते हैं तो सारी कहानी वहाँ से शुरू होकर घूम के वहीं आके ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वजह तो ये है कि जो इवन हम टैक्सेस भी देते हैं, आप देखिए कि टैक्सेस को किस मद में उन्होंने बढ़ा दिया, किस हद तक बढ़ा दिया। कौन पाकिस्तानी होगा जो टैक्स नहीं देना चाहेगा? हर पाकिस्तानी टैक्स देना चाहेगा। क्यों नहीं देता? इसलिए क्यों कहता है कि देने के बाद वो लगता कहाँ है। आप हर एक को तो कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो क्या गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत नहीं है? लेकिन जब काम होता है ना, जब सूरज निकलता है तो किसी को बताता नहीं है मैं तुलू हो गया, दुनिया को नजर आता है। जब काम होना किसी भी फील्ड में शुरू होता है वो नजर आता है। तो अगर गवर्नमेंट हर चीज में ट्रांसपेरेंट हो जाए, ऑनेस्ट हो जाए, मैं समझती हूँ इस मुल्क के लोग इतने बुरे नहीं है। हमारी बदनसीबी है कि हमें लीडरशिप कभी वो नहीं मिली। हमारे लोगों को एक लीडर अगर मिल गया तो दुनिया देख लेगी ये मुल्क कैसा है। हमें लीडरशिप अच्छी मिलनी चाहिए फिर। और बच्चे, यूथ हमारी एक्सपेरिमेंट्स कर करके देख रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स ये लोग कर रहे हैं। यही एक्सपेरिमेंट्स मेरी दुआ भी है, कोशिश भी है कि ये एक्सपेरिमेंट्स इन्हें पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएं, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो उसमें अच्छा और बुरा दोनों रिजल्ट निकलते हैं। और क्योंकि हम इन्हें अगर गाइड नहीं करेंगे या हम इन्हें इनकरेज नहीं करेंगे तो नेगेटिविटी की तरफ जाने के चांसेस हैं। लेकिन बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसमें मैं कहती हूँ गवर्नमेंट की तरफ भी ना देखूं। जैसे अपने बच्चों को ओन करना मेरी जिम्मेदारी है, या सारिम शेल्टर होम को ओन करना मेरी जिम्मेदारी है। जाने कितने बच्चे वहां आते हैं, कितने लोग आते हैं जिन्हें मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा सकती हूँ। इसी तरह और बहुत सारी एनजीओज हैं, वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। इसी तरह मोहल्ले में बहुत सारी ऐसे होते हैं जो कर सकते हैं। इसी तरह वो लोग जो मजहबी हवालों से काम करते हैं, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और चाहे हम कुछ भी बन जाएं, हमारे दिल में अल्लाह रहता है। अगर वो अपना एक रोल पॉजिटिव वे में प्ले कर दें तो हमारी यूथ उस डायरेक्शन में जा सकती है। बात यह है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है जो पूरी नहीं कर रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगी कि क्या हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं यूथ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लाने के लिए? अगर हम भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर देंगे तो मुझे बहुत बड़ी तब्दीली नजर आती है अपनी यूथ में। पोटेंशियल है, अकल है, शऊर है, समझ है, कमी किसी चीज की नहीं है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक अच्छा लीडर दे दे और हमारे बच्चों के लिए हमारे ही दिलों में जगह पैदा करें। तो आप ये कह रही हैं कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी उस वक्त तक हम बेहतरी की तरफ नहीं जा सकेंगे। अच्छा, एक बात ऐड करता हूं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो मेरे ख्याल में ये भी पूरी नहीं कर रही कि अगर हम आज जैसे गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, इट इज वेरी राइट कि वो गलत है, लेकिन उस गवर्नमेंट को लाने वाला कौन है? वो लीडर आपको बिल्कुल अल्लाह ताला हमें ऐसा लीडर नसीब करे, लेकिन अल्लाह ताला वो लीडर नाजिल नहीं करेगा जब तक वो लीडर हम खुद उसको चुनेंगे नहीं। तो वो सबसे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी तो मेरे ख्याल है हमें अपनी पहले करनी चाहिए, जिसको हम वोट दे रहे हैं। क्योंकि पिछले इलेक्शन में यहाँ तक देखा गया कि ठीक है धांधली का एक इल्जाम था, लेकिन क्योंकि किसी हद तक फौज ने उसकी निगरानी की तो हम समझते हैं कि वो किसी हद तक ट्रांसपेरेंट हुए। तो उसके बावजूद अगर आपने लीडर्स वो चुने जिनको आज आप ब्लेम कर रहे हैं, इट मींस की गलती कहीं हमारे अंदर है, क्योंकि जैसी आवाम होती है उस पर वैसे लीडर मुसल्लत। अच्छा, चले रज़ाइल, इसी बात से मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ और फिर मैं शाइस्ता की तरफ आता हूँ कि आज़ादी हमने बहुत सुना और हम कह रहे हैं कि आज 14 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी। क्या मतलब है, क्या है आज़ादी? इनफैक्ट क्या हम इसको मिसपर्सीव तो नहीं कर गए? क्या हम इसकी तरफ जिस तरह हम खुद मिसलीड हो गए, आज़ादी के वर्ड को भी हमने कहीं मिसलीड तो नहीं कर दिया? सर, आज़ादी एक तो होती है मादर पितर आज़ादी। जो जानवर है वो मादर पितर आज़ाद है, कुछ भी करने को जो है आज़ाद है। उसको भूख लगती है वो अपने की सारी जानवरों को चीर फाड़ करके खा भी सकता है। इंसानी आज़ादी में और मादर पितर आज़ादी में फ़र्क यही होता है, हमने उस आज़ादी को बड़ा फॉर ग्रांटेड ले लिया। हम अगर देखें कुछ ऐसे कंट्रीज़ को जहाँ पर कश्मीर हमारे सामने एग्जाम्पल मौजूद है, फ़लस्तीन की मिसाल हमारे सामने मौजूद है, उनको देख के अगर हम इबरत लें कि हमारे पास जो आज़ादी मैसर है हमें, वो कितनी बड़ी नेमत है, अगर हम उनसे अपना मवाजना करें तो हमने उस आज़ादी को किसी हद तक फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। और हम क्योंकि पैदा आज़ाद मुल्क में हुए हैं, इसलिए हमें ये एहसास नहीं है कि हमसे पिछली जो 3 नस्लें गुजरी हैं उन्होंने उस आज़ादी के लिए क्या कुर्बानियाँ दी। तो तारीख़ थोड़ी सी शायद अगर पढ़ाई जाए नौजवानों को, जो किसी हद तक अब सब्जेक्ट बड़ा कम कर दिया गया उसका मुताल्ला पाकिस्तान में, वो अगर उनको बताया जाए, उनको पढ़ाया जाए कि जो एक वर्ड हमें सिखाया जाता है 22 लाख जानों का नजराना, तो 22 लाख जाने वो कौन सी थी, वो कौन लोग थे जो कुर्बान हुए और कैसे कुर्बान हुए, वो कौन लोग थे जिनके नेज़ों पे सर थे, जिनकी माओ बहनों की इज्जतें लूटी गई, उन्होंने कुओं में कूद कर अपनी जानें कुर्बान की, तो वो कौन लोग थे? वो हमारी आबा अजदाद के साथ। अच्छा, इसमें तो फिर आगे थोड़ा सी कंट्रोवर्सी जो है वो लोग इसको कंट्रोवर्शियल बना देते हैं, कहते हैं जी कि आप क्यों बताते हैं हमने इतनी कुर्बानियाँ दी, अब जो है हालात बेहतर होने चाहिए, मुल्कों के दरमियान मोहब्बत बढ़नी चाहिए,
तो ये इसको छोड़ें, निसाब से निकाल दें जी ये जो 22 लाख जाने। तो चले मैं शाइस्ता आपसे पूछता हूँ कि ये क्या ठीक है कि निकाल दे, बस ख़त्म करें, मोहब्बत वाली जो ट्रेन है उसको चलाएं आगे। अगर हम इसको निकाल देंगे तो फिर हमें आज़ादी की कदर का एहसास कैसे होगा? हमें कैसे पता लगेगा कि कितनी मेहनत से और कितनी जान कुर्बान करके हमारे जो आबा अजदाद और बुजुर्ग थे उन्होंने ये वतन हासिल किया। अगर हम इसको निकाल देंगे तो हमें तो ये लगेगा कि हाँ ठीक है, हमें तो आज़ादी मिल चुकी है, हम अपनी मर्ज़ी से जो चाहे करें। लेकिन ये हम जब तारीख पढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि ज़ाहिर सी बात है अब उस आज़ादी को बरकरार रखना इस नौजवान की ज़िम्मेदारी है। आपको आज़ादी मिल गई, लेकिन हम नौजवान ही हैं जो इस आज़ादी को बरकरार रख सकते हैं अपने अमल से, अपने जज्बे से, हर चीज़ को पॉजिटिव लेके, ओन करके। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें खुद ओन करना होगा। दूसरों पे अब इल्ज़ाम लगा के या उसको ब्लेम करके कोई फ़ायदा नहीं। हम हर चीज़ को खुद ओन करना होगा माशाल्लाह से। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, बिल्कुल सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। वजह क्या है ये कि 60% लोग आपके, उनको यही नहीं पता कि आज़ादी हमने हासिल कैसे की। वो लोग मरे, जिंदा हुए, दे डोंट नो उसका जो क्या पास्ट था। तो क्या हम पहले फेल नहीं हो चुके? अगर उन्हें उसका नहीं भी पता तो अब भी हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। ये जो सब्ज हलाली परचम है ना, इसके सिर्फ होने से पूरी दुनिया में घूमते हैं। जब तक है तब इसके दम पर इतलाते हैं हम, दुनिया में घूमते फिरते हैं। और खुदा न खास्ता किसी हिस्से में कुछ होगा तो पलट के यही जाए पना है, यही जमीन का टुकड़ा जिसको हम काट रहे हैं, यही है तो हम हैं। मुश्किल हालात, मुश्किल मसाइल तो हमारे पास पूरी दुनिया में चलते रहते हैं। तो जो रिसेंट वाकयात है वही दिखा के कम से कम बच्चों को बताइए कि बेटा ये है पाकिस्तान की अहमियत, ये है इस खित्ते की अहमियत, ये है इस सरजमीन की अहमियत। भले माजी का कुछ पता ना हो, हाल की भी चीजें अगर आप दिखाएंगे ना तो वतन की कदर कीमत सिर्फ माजी में नहीं थी, आज भी इसके दम पे जाते हैं। भले ग्रीन पासपोर्ट को वे कॉर्नर पे कर देते हैं, उसमें ग्रीन पासपोर्ट का कसूर नहीं, कसूर तो हमारा है कि हमने उसको इज्जत दी या नहीं दी, उसका कोई कसूर नहीं। लेकिन उसके बावजूद जब आप कहीं जाते हैं तो वो ग्रीन पासपोर्ट होता है तो मोहरे लगती हैं और आप जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपके हाथ में पासपोर्ट नहीं हो तो आप सिर्फ इस दुनिया में नहीं, आप दुनिया के और किसी हिस्से में भी नहीं जा सकते। आपकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है इस एक ग्रीन पासपोर्ट के बगैर, इस जमीन के खित्ते के बगैर। ओन करें अपनी चीजों को, अगर बका चाहिए तो। पाकिस्तान है तो हम हैं, डेफिनेटली। तो जी क्या पैगाम देना चाहेंगी शाइस्ता यूथ को? और छोटा सा एक पैगाम दीजिए कि क्या पाकिस्तान है तो हम हैं। जी मेरा मैसेज यही है कि जो हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, जो उन्होंने उस वक्त अहद किया कि हम मर जाएंगे, लुट जाएंगे, कट जाएंगे, पर तुझ पे कोई आशना नहीं देंगे, हमें उसी थीम को लेके आगे चलना होगा। हमें आज भी यही जो है अपने पूरे वतन से ये अहद करना होगा कि हम हर मुसीबत में इसका साथ देंगे, इसकी हर एक चीज़ को ओन करेंगे, ज़िम्मेदारी को निभाएंगे, दूसरों पर ब्लेम करना छोड़ देंगे। हर जिम्मेदारी को जब खुद निभाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला सारे मसले मसाइल खुद हल हो जाएंगे और हर रोज़ हमारे लिए आज़ादी का दिन होगा। सिर्फ 14 अगस्त ही आज़ादी का दिन नहीं होगा, हमारे लिए हर रोज़ आज़ादी का दिन होगा। जी रहील, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम से छोटा सा यही है कि जो बेस्ट हम कर सकते हैं इस मुल्क के साथ वो ये कि नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे कि जो कुछ आपने अब तक सीखा या जो कुछ आपने अर्न किया इस मुल्क से, जो आपकी स्किल्स हैं, जो कुछ भी आपने अब तक सीखा है, आप उसको ट्रांसफ़र करें अपनी आने वाली दूसरी जनरेशन में। जो आपसे छोटी उम्र के लोग हैं जो स्कूल कॉलेज में हैं, उनको आप वो स्किल सिखाएं जो आपने सीखी है। अगर आप ये करते हैं तो फिर एटलीस्ट ये होगा कि चलें आपने जो कुछ सीखा आपने वो ट्रांसफ़र किया, तो जो एक चीज़ हमें नहीं मिली थी हम वो एटलीस्ट काम कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ। आखिर में सिर्फ एक पैगाम छोटा सा नौजवानों के लिए कि ये संगे गिरा जो हाइल है, रास्ते से हटा कर दम लेंगे, हम राह वफा के राही हैं, मंजिल पे जाकर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी, या बज़्म जहां महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। ये सब्ज़ हिलाली परचम है, हर हाल में ये लहराएगा, और ये नगमा है आज़ादी का, दुनिया को सुना कर दम। जी आलिया साहब, आपका क्या पैगाम हमारी यूथ और हुक्मरानों के नाम? यूथ से बात करते हुए तो मज़ा आता है, हुक्मरानों से बात करते हुए कभी ज़बान लड़खड़ाती है, कभी समझ नहीं आता बात करें बात ना करें। हुक्मरानों को सब पता है, उन्हें मुझसे ज़्यादा पता है कि इस मुल्क को किस चीज़ की ज़रूरत है, उन्हें क्या करना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि अकरबा फरवरी छोड़ दीजिए, मेरिट की बुनियादों पर काम कर लीजिए। करप्शन ही अगर खाली इस मुल्क से ख़त्म हो गई और हमारी यूथ को अगर नौकरियाँ मिल गई तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बाकी रह गया यूथ का मामला। यूथ को तो मैं ये कहूँगी कि आप हमारे दिलों में रहते हैं और आपके आसपास जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, आप, बल्कि मैं अगर इसको यूँ कह दूँ कि आज अगर मैं तुम्हारे सामने नहीं बोल पा रही ना, मैं अपनी यूथ को कहती हूँ, आज अगर मैं तुम्हारे सामने नहीं बोल पा रही क्योंकि मेरी उम्र के लोगों ने तुम्हें वो चीज़ें डिलीवर नहीं की, तो खुदारा जब तुम मेरी जगह पर बैठना
तो मुझे अब मुझसे बेहतर अपने आप को रखना, कहीं तुम पर ये वक्त ना आए कि तुम भी बैठ के सोचो कि यूथ को मैं क्या बताऊं, मैंने यूथ को क्या दिया। तो मुझसे आगे का सफ़र तय करना, और मैं चाहती हूँ कि मेरी यूथ हर वो काम पाकिस्तान में अच्छा करके दिखाए जो मेरी जनरेशन नहीं कर पाई, या मेरी गवर्नमेंट नहीं कर पाई, या मुझसे पहले के लोग नहीं कर पाए। तो यूथ से बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है मेरी। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आलिया साहिबा, शाइस्ता सलीम साहिबा और रहील अख्तर साहिब। माशाल्लाह आप लोग नौजवान हैं तो इसलिए साहिब कहते हुए भी थोड़ा सा जो है वो डर भी लगता है कि नौजवान माइंड भी कर जाते हैं। तो बहरहाल आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और आपने नहायत ही मुस्बत गुफ्तगू की और हमें एक बहुत ही रोशन और मुस्बत जो रास्ता है और ट्रैजेक्टरी है पाकिस्तान की वो दिखाई। तो अगर मैं आपकी जो गुफ्तगू है उसको चंद अल्फाज में समेटूँ तो वो अल्फाज यही है कि हमें सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी करनी होगी। हमें बजाय इसके कि हम दूसरों पे इल्ज़ाम तराशी करें, हमें सबसे पहले अपने आप को सही करना होगा। जब हमने अपने आप को सही कर लिया तो ये पाकिस्तान खुद ब खुद सही हो जाएगा। फिर लीडर भी अच्छे आएंगे, फिर इदारों के हेड भी अच्छे आएंगे, तालिब इल्म भी अच्छे होंगे और उस्ताद भी अच्छे होंगे। तो इन सब का सारा जो फोकस है वो यही है कि हमें अपने आप को ठीक करना होगा। बहरहाल तजदीद वफ़ा का यही मैसेज कि भाई अपने आप को सही कर लो। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।